इस तो रघु का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाएगा ना? मम्मी तू फिक्र मत कर, मैं कह रही हूँ ना, भैया का इस बार आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। पर बेटा, मुझे डर लग रहा है, अगर इस बार भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। मम्मी तू भी ना, तुम्हें तो पता ही है हमारे गांव में मन्नू भाई जी और भैया का ही पेपर सबसे अच्छा हुआ था। इस बार लगता है दोनों का केवल सिलेक्शन ही नहीं होगा, बल्कि इनकी रैंक भी अच्छी आएगी, देखना। रघुवीर की बहन दीपाली ने उसकी मां को समझाते हुए कहा, जिसके बाद वो उसके पापा की तरफ देखते हुए बोली, दीपू, काश इस बार इसका चयन हो जाए। हमने लोगों से कर्जा लेकर तुम्हारे भैया को पढ़ाया लिखाया है। अगर इस बार इसका चयन नहीं हुआ तो कर्जदाता हमें अपने ही घर से बाहर निकाल देंगे। आप गलत क्यों सोच रही हो मम्मी? बोल रही हूँ ना, इस बार भैया का सिलेक्शन हो जाएगा, फिक्र ना करो आप। उसने अपनी मां को दिलासा दिया। इस दौरान उसने एक नजर भर के अपने पापा की तरफ भी देखा। वे भी काफी परेशान लग रहे थे। आज दीपाली के भाई रघुवीर का दिल्ली अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। ऐसे में सबकी नजर उस पर ही टिकी हुई थी। वो उनसे कुछ दूर घर के अहाते में इधर उधर टहल रहा था। इस दौरान वो ये जानने के लिए अपने मित्र के कॉल का इंतजार कर रहा था कि उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, कि तभी उसका फोन बजा। हेलो श्रवण भैया, मेरे रिजल्ट का क्या हुआ? उसने अपनी हार्ट बीट्स को कंट्रोल करते हुए पूछा, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। भैया, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? मेरा सिलेक्शन हुआ क्या? वो रघु, एक्चुअली फाइनल कट ऑफ बहुत हाई रही है यार। तो भैया तुम्हें कैसे बताऊं यार, तू फिक्र मत करना, इस बार कट ऑफ इतनी ज्यादा रहेगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। आई मीन रघु, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। श्रवण की ये बात सुनते ही रघु के हाथों से उसका फोन छूट गया। ये सब देखकर उसकी बहन दीपाली उसकी तरफ दौड़ कर गई। भैया क्या हुआ? दीपाली ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो ना भैया, क्या हुआ? वो सॉरी दीपू, इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। रघु के ये शब्द जैसे ही उसकी मां ने सुने, वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं उसके पापा के दिमाग में उनके घर आते कर्जदाताओं के चेहरे घूमने लगे। अगले ही पल उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। उनके कदम लड़खड़ा चुके थे। ऐसे में वो दीवार का सहारा लेने की कोशिश करने लगे कि तभी अचानक उन्हें अपने सीने में भयानक दर्द महसूस होने लगा। इधर रघु की नजर अभी अपने पापा पर पड़ती कि उससे पहले ही धड़ाम की आवाज के साथ अचानक उनके घर का मुख्य दरवाजा खुला। रघु, रघु, बेटा जल्दी चल। वो मन्नू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मुझे डर लग रहा है। रघु के दोस्त मानव की मां जोर से चिल्लाई तो रघु दौड़कर मानव के घर की तरफ गया। मन्नू, दरवाजा खोल! मन्नू! कमरे के अंदर से लकड़ी के मेज के गिरने की आवाज सुनते ही रघु जोर से चीखा। उसने खिड़की को खोलकर देखा तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मन्नू, ये क्या कर लिया तूने भाई? अपने दोस्त को फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखकर रघु का दिल बैठ गया। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मानव के घर की तरफ आए। उन्होंने उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर दूसरी तरफ रघु के पापा लड़खड़ाते हुए धड़ाम से नीचे जा गिरे। उनके गिरने की आवाज सुनकर दीपाली चीखी, पापा! उसने अपने पापा को संभाला, मगर अगले ही पल उसे एहसास हो चुका था कि उसके पापा नहीं रहे। पापा, ये क्या हो गया? आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मम्मी देखो ना, पापा को क्या हो गया? उसने चीखते हुए अपनी मां को आवाज दी, मगर वो बुत बनकर उसे देखे जा रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कुछ ही पलों में सब कुछ बर्बाद कैसे हो सकता है। जहां एक तरफ रघुवीर के गांव में
अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट मातम लेकर आया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली शहर के एक घर में इस वक्त जश्न का माहौल बना हुआ था। अरे गुप्ता जी, कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? हम खुश हैं नहीं? अरे हमारी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, समझो। वकील मनोहर लाल फोन पर चहकते हुए बोला, अच्छा ऐसी बात है। और नहीं तो क्या, आखिर आपके आशीर्वाद से हमारा बड़ा बेटा श्लोक सेकेंडरी लेवल का अध्यापक जो बन गया। अरे आशीर्वाद कुछ नहीं, बस मंत्री जी से बात किए थे तो हो गया। खैर, आप 10 लाख रुपयों की व्यवस्था तनिक जल्दी से करवा दीजिएगा। हाँ, कहा है ना, हमको भी मिल बांट कर खाना पड़ता है। हाँ जी, सब समझता हूँ, 1 हफ्ते में सब व्यवस्था हो जाएगी। आप तो बस अब मेरे छोटे बेटे को भी कोई जॉब दिलवा दीजिएगा। कहा है ना, सरकारी नौकरी साला सरकारी नौकरी ही होती है, समझे कि नहीं समझे? हाँ, सब समझते हैं। देखते हैं, कोई नई वैकेंसी आती है तो संपर्क करते हैं आपसे। इतना कहते हुए उसने कॉल काट दी, जिसके बाद मनोहर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आखिर उसने घूस देकर ही सही अपने बेटे को सरकारी नौकरी जो दिलवा दी थी। हालांकि उस वक्त उसने एक पल भी ये नहीं सोचा था कि उसके जैसे लोगों की वजह से ऐसे कई हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। पूरा एक दिन बीत गया। सूरज रघुवीर के घर के अहाते में लगे बड़े बड़े लिप्टस के पेड़ों के पीछे छुप चुका था, जिसके चलते चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। बावजूद इसके रघु अपने घर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वो अपनी मां और बहन को संभाले, और उनसे भी कहीं ज्यादा फिक्र उसे मानव के मां बाप की थी, जो अपने एक लौते बेटे को खो चुके थे। वो उन दोनों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों को उसके दोस्त घनश्याम की आवाज सुनाई पड़ी। अरे रघु, पीछे बैठा है क्या? ये देख, तुम्हें पता है तुम लोगों का मेहनत करने के बाद भी अध्यापक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ था? ये देख। घनश्याम दौड़कर उसकी तरफ आया। क्या दिखाना चाहता है? रघु ने उदास होकर पूछा, तो उसने अपने स्मार्टफोन की आवाज बढ़ाते हुए उसकी स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। न्यूज एवरीडे पर मैं गरिमा अग्रवाल एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। एक दिन पहले ही जिस सेकेंडरी लेवल अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था, आज उसी अध्यापक भर्ती पर हाई कोर्ट की गाज गिर सकती है। दरअसल देश के नामी ग्रामी वकील रामविलास ठाकुर ने दावा किया है कि इस अध्यापक भर्ती परीक्षा में बड़े लेवल पर धांधलेबाजी हुई है। कई लोगों को 10-10 लाख रुपयों में सरकारी नौकरी दी गई है। रामविलास जी के अनुसार इस घोटाले में छोटे से लेकर बड़े नेता और कई अफसर तक शामिल हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में 10-10 लाख रुपयों के बदले में लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी, या फिर ये सिर्फ वर्तमान सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है? हालांकि इसके पीछे सच क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। खबर देखने के बाद रघु के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस भर्ती में इतनी बड़ी धांधली कैसे हो सकती है। हालांकि इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल तो उसके सामने अब यह था कि बिना सरकारी नौकरी के वो अपना कर्जा कैसे चुकाएगा। 5 साल बाद आज मौसम बहुत खराब था। बाहर आसमानी बिजलियों की गड़गड़ाहट की आवाज जोर से सुनाई दे रही थी। एक घर के छोटे से कमरे में 3 शख्स एक मेज के सामने बैठे हुए थे, तो वहीं उनके ठीक सामने एक और शख्स बैठा हुआ था, जो संभवतः उन तीनों का लीडर था। कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी में उन तीनों की शक्ल तो दिखाई दे रही थी, मगर उनके लीडर की शक्ल नजर नहीं आ रही थी। वो उस वक्त चुप था। तभी उनमें से एक ने अपने लीडर से पूछा, तो तू क्या चाहता है? हम सब मिलकर मिनिस्टर भूपेंद्र नारायण के यहाँ से 50 करोड़ रुपयों की चोरी करें? हाँ यार, हमारे पास इससे बेहतर और कोई चांस नहीं है अतुल। एक बार अगर हमारे हाथ 50 करोड़ रुपए लग गए तो फिर हमारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तुम सही कह रहे हो। आखिर कब तक हम यूं छोटी छोटी चोरियां करते फिरेंगे? ये बात तो ठीक है, मगर मिनिस्टर के यहाँ चोरी करना इतना आसान भी तो नहीं है। उनके घर में सिक्योरिटी भी तो टाइट है। अगर हम पकड़े गए तो मिनिस्टर हमें जिंदा गाड़ देगा। अतुल बोला तो उनके लीडर ने मुस्कुराकर कहा,
उसकी तुम फिक्र ना करो। चोरी कैसे करनी है इसका प्लान मेरे पास है, बस तुम लोगों की हाँ होनी चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो हम सब तैयार हैं। क्या तुम चोरी का प्लान हमारे साथ शेयर कर सकते हो? अभी नहीं, अभी मैं चलता हूँ। हम ये चोरी 2 दिन बाद करेंगे और तभी मैं आप सबके साथ मेरा प्लान शेयर करूंगा। ओके? इतना कहते ही वो वहां से चला गया। तो वहीं पीछे से उसके तीनों साथी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वे सच में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे सकेंगे। चार दिन पहले दिल्ली में आम चुनाव होने वाले थे, जिसके चलते चारों तरफ का माहौल गरमाया हुआ था। हर पार्टी के छोटे बड़े नेता एक के बाद एक चुनावी रैलियां निकाल रहे थे। इन्हीं नेताओं में से एक जन समूह पार्टी का कद्दावर नेता भूपेंद्र नारायण भी था, जहां वो मंच से हजारों लोगों को पिछले 2 घंटे से संबोधित कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मंच के पीछे की तरफ खड़ा रघु उसे देख रहा था। सरकारी नौकरी न मिलने के चलते वो भूपेंद्र की मैनेजिंग टीम का हिस्सा बन गया था। वो उसे देखते हुए सोच रहा था कि तभी उत्साहित भीड़ का शोर उसके कानों में सुनाई दिया। उन्हें यूं उत्साहित देखकर भूपेंद्र खुश होकर बोला, भाइयों और बहनों, आप सबका ऐसा उत्साह देखकर मैं गदगद हो गया हूं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आप सब मिलकर इस बार भी हमारी पार्टी की सरकार को सत्ता में लाएंगे। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम भी आप सबके लिए कुछ करें। उसने जैसे ही कहा, भीड़ शोर मचाने लगी। तभी वो खुश होकर फिर से बोला, लेकिन खुश होने से पहले जान तो लीजिए कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में फिर से आई तो वो आप सबके लिए क्या करेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी सरकार पर हमेशा ये इल्जाम लगता आया है कि हम युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल नहीं हुए हैं। ऐसे में आज इस मंच से ये ऐलान करता हूं कि अगर इस बार फिर से हमारी सरकार बनी तो दिल्ली के हर पढ़े लिखे नौजवान को सरकारी नौकरी मिलेगी। उसने जैसे ही ये कहा, पंडाल में बैठे हजारों लोग भूपेंद्र नारायण के नाम के नारे लगाने लगे। भूपेंद्र नारायण जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेंद्र नारायण जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर जहां लोग भूपेंद्र नारायण के इस ऐलान के बाद खुशी के मारे झूमने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ सरकारी नौकरी का नाम सुनकर रघु को 5 साल पहले का वही मंजर याद आने लगा, जब उसका अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था। अगले ही पल वो अपने अतीत के पलों में खो गया। फिक्र ना कर रघु, सब ठीक होगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। उसके दोस्त घनश्याम ने उससे कहा था। पक्का ना? हाँ, पक्का ही समझो। मैंने कहा ना, मेरे चाचा की दिल्ली में बहुत जानकारी है, वो तुम्हें कोई ना कोई काम तो दिलवा ही देंगे। उसके दोस्त ने उसे फिर से दिलासा दिया। वो दोनों उस वक्त घनश्याम के चाचा के किराए के मकान में बैठे हुए थे। आज उसके पापा को खत्म हुए 15 दिन भी नहीं हुए थे कि उसे मजबूरी में नौकरी की तलाश में घर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था। वो इसी के बारे में सोच रहा था कि क्या दिल्ली में उसे कोई जॉब मिलेगी या नहीं, कि तभी उसे लिविंग रूम में लगे टीवी की आवाज सुनाई दी। ब्रेक के बाद न्यूज एवरीडे पर मैं गरिमा अग्रवाल आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। दिल्ली अध्यापक भर्ती परीक्षा को अगर हम मौत की भर्ती कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों, सही कहा ना कुलभूषण जी? आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल सही कहा आपने गरिमा जी। जब से इस भर्ती का रिजल्ट आया है तब से करीब 30 युवा अपनी जान दे चुके हैं। सबकी यही शिकायत है कि इस भर्ती में धांधली की गई है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं भी सरकार के इस रवैये से काफी आहत हूँ। जी बिल्कुल। और इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कुलभूषण जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अभी अभी खबर मिली है कि वरिष्ठ वकील रामविलास ठाकुर ने शिक्षा मंत्री भूपेंद्र नारायण पर तंज कसते हुए कहा है कि आखिर वो इस भर्ती की जांच क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। कहीं वो और उनकी सरकार के मंत्री इस घोटाले में मिले हुए तो नहीं हैं?
अगर ऐसा हुआ तो कुलभूषण जी, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र नारायण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रघु ये सब ध्यान से देख रहा था। तभी घनश्याम ने उससे कहा, मुझे लगता है इस मामले में कुछ भी नहीं होगा। सब मिले हुए साले। ये लोग 10 दिन और हो हल्ला करेंगे और उसके बाद कौन सा फिल्म स्टार किस एक्ट्रेस को डेट कर रहा है, वे कब शादी करेंगे जैसे मुद्दों को लेकर बैठ जाएंगे। उसकी बात सुनकर रघु भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या सच में भर्ती में घोटाला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं। रघु अभी अपने अतीत में खोया हुआ था कि तभी अचानक से उसके कानों में आवाज पड़ी, ए रघु, चलना नहीं है क्या? साहब निकल पड़े हैं। भूपेंद्र के मैनेजर की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर निकला। उसने अपनी नजरों को उठाकर देखा तो उसे पता चला भूपेंद्र मंच से उतर चुका था, पर लोग अब भी उसके नाम की नारेबाजी कर रहे थे। भूपेंद्र के लिए उन्हें यूं नारेबाजी करते हुए देखकर वो अपने दांतों को पीसते हुए बड़बड़ाया। जिसने सैकड़ों युवाओं के करियर को तबाह कर दिया हो, भला वो क्या किसी को नौकरी देगा? तुम वोट पाने के लिए इतने गिर जाओगे भूपेंद्र, मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके गुस्से की कोई सीमा न थी, पर वो जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता है। इधर दूसरी तरफ मंच से उतरने के बाद भूपेंद्र को मीडिया कर्मियों ने घेर लिया था। सर, एक सवाल। आपकी पार्टी के पूर्व सीएम राजनीति से रिटायर हो चुके हैं और आपका कद पार्टी में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्या अब हम ये समझें कि अगर आपकी पार्टी फिर से सत्ता में आई तो इस बार सीएम आप ही होंगे? मीडिया कर्मी ने जैसे ही उससे यह सवाल किया, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखिए, इसके बारे में मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। अभी हमारा लक्ष्य है हम अपनी पिछली बार की सफलता को दोहराएं। बाकी सीएम कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। धन्यवाद। सर, मेरा भी एक सवाल है। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। इतना कहते हुए वो कार में बैठ गया। ड्राइवर, चलो भाई। और फिर ड्राइवर ने उसकी कार को उसके घर की तरफ बढ़ा दिया। शाम होने को थी। रघु एक फाइल पर भूपेंद्र के सिग्नेचर लेने के लिए उसके रूम की तरफ जा रहा था। इधर दूसरी तरफ भूपेंद्र सोफा पर बैठा हुआ शराब पी रहा था। तभी अचानक से फोन बजने के चलते वो चौंक गया। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो एक जाने पहचाने नंबर को देखकर उसके होश उड़ गए। हेलो, क्या हुआ मंत्री जी? 4 कॉल कर चुका हूँ, फिर भी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं आप। मुझसे डर लगने लगा है। बकवास बंद करो। तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में। अरे मंत्री जी, आप तो अभी से गुस्सा हो गए। अभी तो मैंने उस फाइल में दर्ज आपके काले कारनामों के बारे में किसी को बताया भी नहीं है। तो बताना भी मत। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, ले देकर मामला रफा दफा करो। तुम एक मामूली से एसटीएफ ऑफिसर हो। सरकार से नाम मात्र की तनख्वाह मिलती है तुम्हें। अगर तुम वो फाइल मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें 10-20 करोड़ रुपए यूं ही दे दूंगा। यही नहीं, गाड़ी, बंगला और प्रॉपर्टी। क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए होगा सब दूंगा, बस वो फाइल मुझे दे दो। तो मंत्री जी, अब आप स्पेशल टास्क फोर्स के सबसे ईमानदार ऑफिसर्स में से एक को खरीदने चले हैं? नहीं मंत्री जी, अब तो मैं मीडिया के थ्रू दिल्ली की जनता को बताकर ही रहूंगा। जिसे आप अपना मसीहा समझ रहे हैं, वो 1 नंबर का कमीना इंसान है। उसने न जाने कितने घोटाले किए हैं। आपके बारे में तो जनता को पता चलना ही चाहिए। अपनी हद में रह, वरना तेरे पर कुतरने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसके पर कुतरता है मंत्री जी। मैं तो आपको आगाह करने आया हूँ कि या तो आप खुद मीडिया के सामने आकर अपने गुनाह कबूल कर लो, वरना वोटिंग से 1 हफ्ते पहले तो मैं खुद ही आपके सारे काले कारनामे उजागर कर ही दूंगा। फिर देखना आपका सीएम बनने का सपना कैसे चकनाचूर होता है। उसने इतना कहते हुए कॉल कट कर दिया, जिसके बाद भूपेंद्र के गुस्से की कोई सीमा न रही। उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मोहित चौहान। तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो फाइल तो अब मैं हासिल करके ही रहूंगा, फिर इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
हालांकि उसके लिए भी ये एक बड़ा सवाल था कि क्या वो उस फाइल को हासिल कर पाएगा। रात होते ही अचानक से मौसम खराब हो चुका था। मिनिस्टर भूपेंद्र नारायण के घर में चहल पहल बनी हुई थी। उसके घर के सभी नौकर जल्दी जल्दी मिनिस्टर के रूम के सामने वाले कमरे में बोरियों में भरे हुए रुपयों को रख रहे थे। तभी उसने अपने मैनेजर से पूछा, कितना है? सर 50 करोड़। ठीक है, अध्यक्ष जी को बोलना और भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इंतजाम करके रखें। जी सर। मैनेजर वहां से जा चुका था, जिसके बाद भूपेंद्र ने एक पल के लिए रघु की तरफ देखा और बोला, सारा केस रखवा दिया क्या रघु? जी साहब जी, हो गया। उसने पैसों से भरे आखिरी बोरे को अंदर रखते हुए कहा, गुड, अब तुम लोग खाना खाने जाओ, मैं आता हूं। उसके ये कहते ही रघु और उसके साथी वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र ने अपनी जेब में से एक रिमोट निकालते हुए उसका बटन दबाया। बटन दबाते ही उस कमरे का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अब देखता हूं मुझे सीएम बनने से कौन रोक सकता है। अगर लोगों ने ऐसे वोट नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं उनके वोट खरीद लूंगा। भूपेंद्र ने अपना इरादा साफ जाहिर कर दिया था कि वो इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव को किसी भी कीमत पर जीत कर रहेगा। हालांकि क्या वो एसटीएफ ऑफिसर उसके इरादों पर पानी फेर सकेगा, ये तो वक्त ही बताने वाला था। लेकिन इतना तो तय हो चुका था कि वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने वाला था। इस तरह से 4 दिन बीत चुके थे। उस रोज शाम के करीब 8 बज रहे थे जब एसटीएफ ऑफिसर मोहित चौहान अपने घर पहुंचा। उसके घर के बाहर घोर शांति छाई हुई थी, मानो घर में कोई नहीं था। उसके घर के बाहर की लाइट्स भी ऑफ हो रखी थी। यही वजह थी कि ये सब देखकर उसे ताज्जुब हो रहा था। सीमा, उसने परेशान होते हुए अपनी पत्नी को आवाज दी, मगर सामने से कोई जवाब नहीं मिला। क्या बात है? सीमा कहाँ रह गई? उसने आवाज देते हुए मुख्य दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। घर के अंदर भी खूब अंधेरा था। उसे उसकी सांसों और जूतों की आवाज के अलावा और किसी तरह की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बीवी उसके बच्चे को लेकर कहां चली गई। सीमा, अनमो, कहां हो तुम लोग? वो इतना बोलकर आगे बढ़ा कि तभी हवा को चीरती हुई एक लाठी सीधे उसकी पीठ पर पड़ी। अगले ही पल वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कौन है? उसने घबराते हुए कहा, जिसके बाद अगले ही पल उसके घर की सारी लाइट्स ऑन हो गईं। लाइट्स के ऑन होते ही अपने सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सीमा! उसकी वाइफ और उसके बच्चे की कनपटी पर कुछ गुंडों ने पिस्टल तान रखी थी। उन्होंने उन दोनों के हाथ मुंह भी कसकर बांध रखे थे। उन दोनों को इस हालत में देखकर उसके गुस्से की कोई सीमा न रही। कमीनों, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो खड़ा होकर उन पर वार करता कि उससे पहले ही उनके साथियों ने उस पर पिस्टल तान दी। अगर अपनी बीवी और बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप भूपेंद्र नारायण के रिकॉर्ड्स वाली फाइलें हमें दे दो, वरना तुम्हारे घर को अभी के अभी शमशान बना देंगे। एक आदमी ने उसे वार्निंग दी तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। कमीनों, तुम लोग क्या समझते हो मैं तुम सबके आगे झुक जाऊंगा? हरगिज नहीं, मैं उस भूपेंद्र नारायण को एक्सपोज करके रहूंगा। उसने दांतों को पीसते हुए कहा तो वो हंसते हुए बोला, अरे जिंदा रहेगा तभी ना। देख, भूपेंद्र नारायण जंगल का हाथी है और तू चूहा। अगर उसने अपना पांव तुम पर रख दिया तो सोच ले बेटा तुम्हारा क्या हश्र होगा। इसलिए चुपचाप वो फाइल निकाल कर हमें दे दे, वरना। उसने पिस्टल को लोड करते हुए कहा, जिसके बाद उसकी सारी हिम्मत जवाब दी गई। उसने एक पल के लिए अपनी बीवी और बच्चे को देखा, जिनकी हालत खराब हो रखी थी। उसे समझ में आ गया कि वो अकेला उन 10-12 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। यही वजह थी कि वो बेमन से खड़ा होकर तिजोरी की तरफ गया। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली
और लॉकर खोलकर उसमें से फाइल निकालकर उन्हें दे दी। शाबाश, पहले ही दे देता फाइल। इतनी नौटंकी ही क्यों की तुमने? लगता है तुम्हें मंत्री जी की ताकत का पता नहीं था। मिनिस्टर के आदमी ने उसके जबड़े को जकड़कर उसे धक्का दे दिया। वो चीख पड़ा। चलते हैं, मंत्री जी ने हमें सिर्फ फाइल लाने के लिए ही भेजा था। कुछ और लाने को कहते तो तुम्हारी बीवी भी ना बचती। उसने उसकी बीवी को घूरते हुए कहा और उसके बाद अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। सीमा, मोहित, तुम ठीक हो? उसकी बीवी ने उसे बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। आज उस ऑफिसर को भी एहसास हो गया था कि मिनिस्टर भूपेंद्र नारायण को एक्सपोज करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। जहां एक तरफ मिनिस्टर के आदमी उस फाइल को लेकर मिनिस्टर के घर आ चुके थे, वहीं दूसरी तरफ अतुल और उसके दोनों साथी दिल्ली के स्लम में स्थित एक छोटे से बदबूदार कमरे में बैठे हुए थे। वे सब मिनिस्टर के घर में 50 करोड़ रुपयों की चोरी करने के लिए तैयार थे। बस वे अपने साथी की कॉल का इंतजार कर रहे थे। तभी अतुल का फोन बजा। उसने कॉल पिक किया, तब सामने से आवाज आई। क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ भाई, तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हमने सारी तैयारी कर ली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कुछ ही देर में तुम्हें मैसेज करता हूँ। हमें आज उस काम को अंजाम देना है। हम सब तैयार हैं भाई, तुम बस मैसेज कर देना। जरूर, अभी रखता हूँ। तुम लोग बाकी की तैयारी करो, तब तक मैं एक छोटा सा काम निपटा लूं। इतना कहते हुए अतुल के साथी ने कॉल कट कर दिया। इधर जहां एक तरफ अतुल और उसके साथी मिनिस्टर के घर में चोरी करने की तैयारी में जुट गए थे, वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर के हाथ में वो फाइल आ चुकी थी जिसे पाने के लिए वो पिछले कई महीनों से बेचैन था। आज उसकी खुशी का ठिकाना न था। वो उस वक्त अपने रूम के ठीक सामने वाले कमरे में ही खड़ा था। साला क्या बोला था? मुझे एक्सपोज करेगा। भूपेंद्र को एक्सपोज करेगा। अब देखना, मैं कल मौका देखकर इस फाइल को जला दूंगा। तब तक के लिए इस रूम से सेफ जगह कोई और हो ही नहीं सकती। उसने बड़बड़ाते हुए कहा और फाइल को उस कमरे में पड़ी एक मेज पर रख दिया। उस कमीने ने नाक में दम कर दिया था मेरी। उसे तो मैं चुनाव जीतने के बाद देख लूंगा। अगर उसे मैंने खून के आंसू न रुला दिए तो मेरा नाम भूपेंद्र नारायण नहीं। वो बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आ गया, जिसके बाद उसने उस कमरे के दरवाजे को बंद करने के लिए अपनी जेब से रिमोट निकाला। वो रिमोट के बटन को दबाने ही वाला था कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। हेलो, हाँ जुगल किशोर जी। अरे आप मेरे उस वादे को लेकर ज्यादा टेंशन ना लो। आपको तो पता ही है, जनता तो साली मूर्ख है। वैसे भी चुनाव जीतने के बाद किसी और नेता को अपना किया हुआ वादा याद रहा है, जो मुझे यह वादा याद रहेगा। इसलिए बस आप तो मेरे वाला जुमला बोलते रहो, जनता पगला जाएगी। वो पार्टी अध्यक्ष से बात करते हुए ग्राउंड फ्लोर की तरफ चला गया। इस दौरान उसे याद नहीं रहा कि उसे उस कमरे का दरवाजा भी बंद करना है। वक्त की सुई सर पर दौड़ रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। तभी प्लान के अनुसार अतुल अपने बाकी के दोनों साथियों के साथ मिनिस्टर के घर के पीछे की तरफ पहुंच गया था। रोक रोक, यहीं रोक, सामने देख, मामा लोग खड़े हैं। विकास ने मिनिस्टर के घर की 4 दीवारी के बाहर खड़े पुलिस वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ साला, ये लोग तो घर के पीछे की तरफ भी खड़े हैं। उसने तो कहा था कि भूपेंद्र के घर के पीछे की तरफ कोई गार्ड नहीं मिलेगा। हाँ कहा तो था, पर अब ये लोग तो इस तरफ भी खड़े हैं। साला इतनी टाइट सिक्योरिटी में हम चोरी कैसे करेंगे? उनके दूसरे साथी सुरजीत ने परेशान होकर कहा, जिसके बाद अतुल और विकास भी ये सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर इतनी रात में भी सिक्योरिटी के चलते वो इतनी बड़ी चोरी को अंजाम कैसे देंगे। अतुल और उसके दोनों साथी उस वक्त यही सोच रहे थे कि आखिर वे इतनी टाइट सिक्योरिटी में भूपेंद्र के घर में चोरी कैसे करेंगे कि तभी सुरजीत का फोन बजा। उसने अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और बोला, हेलो,
तुम लोग पहुंच गए? सामने से आवाज आई। हाँ, पर इतनी टाइट सिक्योरिटी में अंदर कैसे एंटर करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग रेडी रहो, कुछ ही देर में सब क्लियर हो जाएगा। तुम क्या करने वाले हो? जितू, मैंने कहा ना, तुम लोग रेडी रहो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। ओके? ठीक है। उसने इतना कहते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसके बाद उन दोनों ने अपना अपना मास्क उठाया और पहन लिया। उस दौरान उन दोनों ने दस्ताने भी पहन लिए। जहां एक तरफ वे दोनों चोरी करने से पहले तैयार होने लगे, वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपने रूम की खिड़की से भूपेंद्र के घर की तरफ देख रहा था। वो उस वक्त सिगरेट पी रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी सिगरेट खत्म होने वाली है, तो उसने खिड़की को बंद करके किचन की तरफ कदम बढ़ाए। उसने एक पल के लिए किचन के दरवाजे की तरफ देखा और सिगरेट का आखिरी कश खींचकर उस सिगरेट को दरवाजे की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल बिना देर किए वो वहां से निकल गया। इधर पीछे से उस जलती हुई सिगरेट की वजह से आग लग गई, मानो वहां पहले से ही पेट्रोल डाला गया हो। वो आग अब धीरे धीरे करके दरवाजे के नीचे से होती हुई किचन के गैस सिलेंडर की पाइप तक पहुंच गई। आसपास के लोगों को यह पता चलता कि उस फ्लैट में आग लग गई है, उससे पहले ही जोर का धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का सारा इलाका हिल गया। ओह माय गॉश! भूपेंद्र के घर के पीछे की तरफ तैनात पुलिस वाला चिल्लाते हुए जोर से बोला, तो सभी पुलिस वाले उस तरफ भागे। भागो! धमाका हुआ है, भागो! इधर उस बिल्डिंग के लोग दौड़ते हुए अपने अपने रूम से बाहर निकल आए। इस दौरान भूपेंद्र के घर के आगे की तरफ तैनात सुरक्षाकर्मी भी उस तरफ दौड़े। यही नहीं, भूपेंद्र के घर के अंदर जो गार्ड्स ऑन ड्यूटी थे, वो भी ये जानने के लिए उस तरफ भागे कि आखिर उस तरफ धमाका किस चीज का हुआ है। लगता है कोई बम विस्फोट हुआ है, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। भूपेंद्र के घर के अंदर भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। भूपेंद्र को जैसे ही धमाके की आवाज सुनाई दी, वो भी अपने कमरे से बाहर की तरफ भागा। ऋषि, क्या हुआ? उसने अपने बॉडीगार्ड को आवाज दी, तो उसका बॉडीगार्ड अपनी टीम के साथ दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। सर लग रहा है सामने वाली बिल्डिंग में कोई बम धमाका हुआ है। आप रूम के अंदर ही रहो, पुलिस उस तरफ पहले ही चली गई है। पर वो बाहर जाना चाहता था, पर उससे पहले ही उसके बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। सर, मैं कह रहा हूं ना, प्लीज आप अंदर ही रहो, बाहर रिस्क है। उसने जब दोबारा उसे समझाया तो वो रूम के अंदर चला गया। वहीं उसका बॉडीगार्ड अपनी टीम के साथ बाहर जाकर तैनात हो गया। यह अचानक से धमाके की आवाज कैसी हुई है? इधर विकास ने सुरजीत से पूछा, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो तीनों वहां खड़े ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उसके ब्लूटूथ पर उसके साथी ने उसे इन्फॉर्म किया। जितू, रास्ता क्लियर हो चुका है, वो लोग सामने की बिल्डिंग की तरफ गए हैं। तुम लोगों के पास अपने काम को अंजाम देने के लिए 15 मिनट का वक्त है, जल्दी करो। ओवर। पर ये धमाके की आवाज मेरे ही आदमी ने किया था, तुम लोग अब जल्दी करो। ओवर एंड आउट। उसने इतना कहते हुए कॉल कट कर दी, जिसके बाद सुरजीत ने अतुल से कहा, ओके अतुल, हम तीनों तुम्हें यहीं मिलेंगे, तुम गाड़ी स्टार्ट करके रखना। ओके, बी केयरफुल। जीतू कूद! अतुल के कहते ही वो दोनों अपने अपने बैग्स उठाकर भूपेंद्र के घर की तरफ दौड़े। जीतो कूद! विकास जाकर दीवार के पास झुक गया, जिसके बाद सुरजीत ने उछलकर उसकी पीठ पर पांव रखा और दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर चढ़ने के बाद उसने विकास को भी ऊपर खींच लिया। इस तरफ कोई नहीं है, जल्दी से कूद! विकास ने कहा, जिसके बाद वो दोनों बारी बारी से भूपेंद्र के घर के पीछे की तरफ कूद गए। उसके घर के पीछे की तरफ एक बागीचा था। ऐसे में वे लोग छिपते छिपाते हुए मुख्य बिल्डिंग की तरफ बढ़े। उधर रोशनी भी नहीं थी। ऐसे में उन लोगों के पास चोरी करने का अच्छा मौका था। हम लोग बिल्डिंग के पास पहुंच गए हैं, सुरजीत ने उनके गैंग लीडर को इन्फॉर्म किया। गुड, तुम लोग अपने काम को अंजाम दो, मैं नजर बनाकर रख रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी। श्योर। ये कहते हुए सुरजीत ने अपने बैग की चेन को खोला, जिसमें से उसने एक रोप, हुक और हार्नेस निकाला। उसने उन तीनों को आपस में बांधा और फिर पूरे जोर से हुक को बिल्डिंग के ऊपर की तरफ फेंका। अगले ही पल वो हुक ऊपर जाकर अटक गया। कम ऑन, अब जल्दी से ऊपर चढ़ो! विकास के ये कहते ही वो लोग हार्नेस की मदद से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगे। इधर दूसरी तरफ उस बिल्डिंग में सिलेंडर फट जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। कुछ ही देर में वहां फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, जो आग बुझाने में लग गई। वहीं आसपास के लोग ऐसा नजारा देखकर सकते में आ चुके थे। इस दौरान पुलिस ने उस रोड को सीज कर दिया ताकि उस तरफ कोई आ न सके। हालांकि
पुलिस को अब भी इस बात का पता नहीं चला था कि आखिर उस फ्लैट में धमाका किस चीज का हुआ था। वो सब आग बुझने का वेट कर रहे थे। रूम नंबर 42 यही है। विक्की, जल्दी से विंडो ग्लास को काट। वो दोनों हार्नेस की मदद से लटके हुए थे। सुरजीत के इतना कहते ही विकास ने अपने बैग में रखे लेजर कटर को निकाला और आहिस्ते से ग्लास को काटने लगा। हो गया। विकास ने कुछ ही देर में ग्लास को काट दिया था। दूर हट, ये कहते हुए सुरजीत ने जोर से कटे हुए ग्लास पर कोहनी से वार किया, जिससे वो ग्लास टूटकर अलग हो गया। अगले ही पल वो दोनों रूम के अंदर घुस गए। केस कहाँ है? जल्दी से देख। विकास ने फुसफुसाते हुए कहा। तब तक सुरजीत ने स्मार्ट टॉर्च ऑन कर ली थी। इसमें ही है शायद। सुरजीत अलमीरा की तरफ दौड़कर गया। ये तो लॉक्ड है यार। जहां एक तरफ सुरजीत को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वे लॉक्ड अलमीरा से केस कैसे निकालें, वहीं दूसरी तरफ सभी सुरक्षाकर्मी भूपेंद्र के घर की तरफ आने लगे थे। फायर ब्रिगेड ने भी आग बुझा दी थी, जिसके चलते पुलिस भी अब उस बिल्डिंग के अंदर चली गई थी। सुरक्षा कर्मियों को इस तरह से अंदर आते देखकर उनके गैंग लीडर का गला सूख गया। तुम लोगों को कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो, सुरक्षा कर्मी बिल्डिंग की तरफ वापस आ रहे हैं। उनके गैंग लीडर ने विकास से पूछा। कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा यार? ओह शिट, कुछ पुलिस वाले पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? कम ऑन गाइस, जल्दी करो। उनके गैंग लीडर ने जैसे ही पुलिस वालों को पीछे की तरफ जाते देखा, वो सख्ते में आ गया। उसने अपने मास्क को उतार फेंका। वो कोई और नहीं, रघु ही था, जो भूपेंद्र के घर में काम करता था। ये चोरी उसके ही इशारे पर हो रही थी। रघु, हम चोरी करके जाएंगे, तुम जल्दी से बैकअप प्लान रेडी करो। सुरजीत ने गैस कटर को बैग से निकालते हुए कहा। तुम लोग जल्दी करो। रघु दौड़कर कंट्रोल रूम की तरफ गया। बस कुछ सेकंड्स। इतना कहते हुए सुरजीत ने गैस कटर से अलमीरा के डोर हुक को काट दिया। डोर हुक के कटते ही अलमीरा का एक तरफ का दरवाजा अलग हो गया। उस अलमीरा में कैश से भरे हुए 6 बोरे थे। ये रहा कैश। विक्की, जल्दी से रस्सी की मदद से सारा कैश नीचे पटक। इतना कहते ही विकास कैश को नीचे गिराने लगा। तभी रघु ने फिर पूछा, हो गया क्या? बस हो ही गया। ओके, आई विल जॉइन बोथ ऑफ यू। उसने एक पल के लिए कंट्रोल रूम की खिड़की से बाहर की तरफ झांकते हुए कहा। सुरक्षाकर्मी घर के अंदर आ चुके थे। ऐसे में सीधे ही उसके लिए वहां से निकलना काफी मुश्किल था। यही वजह थी कि सुरजीत ने पूछा, तुम हमारे साथ कैसे आओगे? तुम तो घर के अंदर की तरफ हो। मैं आ रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी से नीचे आओ। पर हम निकलेंगे कैसे? पुलिस वाले तो पीछे की तरफ चले गए हैं। वो बाद में सोचेंगे, पहले तुम लोग नीचे आओ, कम ऑन। रघु ने इतना कहते हुए इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल बोर्ड को खोला और उस पर रॉड को फेंक कर दे मारा। अगले ही पल शॉर्ट सर्किट हो जाने के चलते पूरे घर की बत्ती गुल हो गई। इधर बत्ती गुल होते ही भूपेंद्र जोर से चिल्लाया, अर्शी, लाइट कैसे कट गई? वो अपने रूम से बाहर आ चुका था। इस दौरान वो टॉर्च लेकर इधर उधर देख रहा था, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। ये सब देखकर वो गुस्से में फिर से चिल्लाया, ए ऋषि, कहां मर गए तुम लोग? रघु, कहां हो तुम? लाइट कैसे चली गई? उसने गुस्से में जोर से आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मी घर के अंदर की तरफ दौड़े। उधर दूसरी तरफ मौका देखकर रघु घर के पीछे की तरफ चला गया। कहां हो तुम लोग? जल्दी करो, रघु ने फुसफुसाते हुए कहा। वी आर रेडी। विकास ने हाँफते हुए कहा। वो दोनों चोरी को अंजाम दे चुके थे। इस दौरान सुरजीत ने जल्दी से हार्नेस, रोप और हुक को समेटा और उसके बाद उन्हें बैग में रख दिया। चलो जल्दी करो, अब हमें निकलना है। अतुल, वेयर आर यू? रघु ने अतुल से पूछा। इधर अतुल जवाब दे पाता उससे पहले ही सामने का नजारा देखकर वो सख्ते में आ चुका था। उस तरफ पुलिस आ चुकी थी और वो चेकिंग करके वाहनों को आगे की तरफ निकाल रही थी। ओह माय गॉड, रघु, इस तरफ पुलिस आ चुकी है। वो हर गाड़ी की चेकिंग कर रही है। अब हम कैश लेकर यहाँ से कैसे जाएंगे? अतुल ने कांपती हुई आवाज में रघु से पूछा, पर उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बोलो रघु, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? जल्दी बोलो। उसने फिर से पूछा, पर रघु यूं चुप था मानो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो लोग वहां से निकलेंगे कैसे।
रघु और उसके दोनों साथी जहां भूपेंद्र के घर से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र का पारा 7वें आसमान पर था। मनसुख, कनेक्शन ठीक हुआ? उसने कंट्रोल रूम के बाहर से आवाज देते हुए पूछा। बस सर, 1 सेकेंड। लो, हो गया। आज पता नहीं कैसे अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। मनसुख ने कंट्रोल रूम से बाहर आते हुए कहा। बिजली अब फिर से आ चुकी थी। यही वजह थी कि भूपेंद्र का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था। ठीक है, अब तुम सब जाकर सो जाओ। हाँ ऋषि, मैं तुम सबको कितनी बार आवाज दे चुका था, सुनाई नहीं देता क्या? सॉरी सर, वो हम बाहर थे ना, इसलिए। अच्छा, सॉरी सर। आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, वो रघु कहाँ है रे? उसको भी मैं कितनी आवाज दे चुका हूं, सामने से कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। भूपेंद्र ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसके सामने उसके घर में काम करने वाले 15 लोग थे, लेकिन उनमें से उसे रघु नजर नहीं आ रहा था। सर, शायद वो अपने रूम में सो रहा होगा, एक नौकर ने कहा। सो रहा होगा? सिलेंडर फट जाने का धमाका इतनी जोर से हुआ, फिर भी उसे नींद आ रही थी। जाके देखो वो सो रहा है या नहीं, आज उसकी खैर नहीं। उसने क्रोधित होते हुए कहा तो एक गार्ड रघु के रूम की तरफ ये देखने के लिए गया कि क्या रघु अपने रूम में सो रहा है या फिर नहीं। इधर भूपेंद्र के घर के पीछे की तरफ गाड़ी में बैठे अतुल की हार्ट बीट्स लगातार बढ़ रही थी। उसे क्या करना है, इसको लेकर रघु ने उसे कुछ नहीं बताया था। ऐसे में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने परेशान होकर पीछे की तरफ देखा तो उसे पता चला कि गार्ड्स भूपेंद्र के घर के पीछे की तरफ भी आ रहे हैं। उन्हें यूं अपनी तरफ आता हुआ देखकर अतुल परेशान होकर बोला, रघु, जल्दी से बोलो वरना हम फंस जाएंगे। अतुल ने उसे इन्फॉर्म किया। इधर दूसरी तरफ वे तीनों बगीचे में गुलाब के पौधों के पीछे छिपे हुए थे। इस दौरान रघु के चेहरे पर पसीना आ चुका था। उसका दिमाग भी ट्रांसमीटर के जरिए ये जानकर काम करना बंद कर चुका था कि भूपेंद्र अपने घर में भी उसकी तलाश करवा रहा है। सुरजीत और विकास को भी अब लगने लगा था कि वे तीनों फंस चुके हैं। रघु यार, कुछ तो बोलो। तुम चले जाओ यहाँ से, रघु ने जैसे ही कहा विकास चौंकते हुए बोला। व्हाट? तुम पागल हो गए हो क्या रघु? अगर उसे भेज दोगे तो हम कैसे निकलेंगे? हम तो फंस जाएंगे ना यहाँ। विक्की, अगर हमने उसे नहीं भेजा तो हम वैसे भी पक्का फंस जाएंगे। भूपेंद्र के लोग घर में मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मैं नहीं मिला तो दिक्कत होनी तय है। अतुल, तुम्हें अब यहाँ से निकलना होगा। I mean, हम प्लान बी के अकॉर्डिंग अब यहाँ से निकलेंगे। प्लान बी? हमारा प्लान बी है क्या रघु? अतुल ने पूछा। बताता हूँ, लिसन टू मी। ओके, बोलो। यहाँ से 100 मीटर स्ट्रेट चलना, जहाँ चेक पोस्ट है। ओके, आगे? चेक पोस्ट के बाद तुम लेफ्ट टर्न लेना, उसके बाद 500 मीटर स्ट्रेट चलना। ओके, फिर? उसके बाद गांधी चौक आ जाएगा। गांधी चौक से तुम राइट टर्न लेना और 400 मीटर स्ट्रेट चलना। 400 मीटर स्ट्रेट चलने के बाद तुम्हें एक KFC स्टोर दिखेगा। उससे 20 मीटर इधर रोड के किनारे पर तुम्हें रुक जाना होगा। What do you mean? तुम उसे वहां क्यों भेज रहे हो? और हम वहां कैसे पहुंचेंगे? विकास ने परेशान होते हुए पूछा। हम वहां जाएंगे विकी, यू डोंट वरी। पर कैसे? तुम कुछ बताओगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुरजीत ने भी परेशान होते हुए पूछा। एक्चुअली हम अब दीवार को पार करके नहीं, बल्कि सीवर के थ्रू जाएंगे। अतुल, तुम यहाँ से निकलो। रघु के ये कहते ही अतुल ने जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया और उसके बाद वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वो चेक पोस्ट के पास पहुंचा। पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग करके आगे भेज रहे थे। ऐसे में उसकी भी चेकिंग हुई, पर उन्हें उस पर कोई शक नहीं हुआ। यही वजह थी कि वो बिना देर किए वहां से गांधी चौक की तरफ निकल गया। हालांकि इस दौरान उसके दिमाग में ये सवाल जरूर कौंध रहा था कि क्या उसके साथी भी सेफली वहां से निकल सकेंगे। रघु, तुम ना पक्का मरवाओगे यार। तुम्हें पता भी है इस घर का सीवर चैम्बर कहाँ है? मेन बिल्डिंग के बराबर में। उस तरफ तो गार्ड्स होंगे। तुम्हें लगता है हम गार्ड से बचकर सीवर चैम्बर के थ्रू बाहर जा सकेंगे? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर हम यहीं बैठे रहे तो कुछ ही देर में भूपेंद्र के लोग हमें ढूंढते हुए पीछे की तरफ आ जाएंगे, फिर हम नहीं बच सकेंगे। ऐसे में हमें ये रिस्क तो लेना ही होगा। ठीक है, फिर अगर यही रास्ता है तो हमें ट्राई करना चाहिए। ओके, हमें पहले घर की बाउंड्री वॉल के सहारे आगे बढ़ना होगा ताकि किसी की नजर ना पड़े। ओके। उन तीनों ने 2-2 बोरों को अपने हाथों में लिया
और उसके बाद फूलों के पौधों के पीछे छिपते छिपाते दीवार के पास पहुंच गए। रघु के प्लान के मुताबिक वे अब दीवार के सहारे आगे बढ़ने वाले थे ताकि वे पौधों के पीछे से होते हुए सीवर चैम्बर तक पहुंच सकें। वो प्लान के अनुसार कोहनी और घुटनों के बल रेंगते हुए सीवर चैम्बर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी रघु ने उन्हें रोका। रुको। रोका क्यों? सामने देखो। रघु के कहने पर उन दोनों ने जैसे ही सामने की तरफ देखा तो वो शॉक्ड हो गए। भूपेंद्र के 7-8 गार्ड्स उस तरफ टॉर्च लेकर आ रहे थे। ए रघु, कहां मर गया तू? भूपेंद्र के बॉडीगार्ड ने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखते हुए रघु को आवाज लगाई, जिसके बाद रघु और उसके दोनों साथियों की हालत खराब हो गई। नीचे झुक जाओ, रघु ने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, जिसके बाद वो दोनों भी रघु की तरह जमीन पर सीने के बल लेट गए। इस दौरान वे बराबर उन सब पर नजर बनाए हुए थे। ए मनसुख, तुम तीनों बाहर जाकर देखो, कहीं वो बाहर तो नहीं? ऋषि ने कहा। साहब जी, हम सब तो उस तरफ गए थे, हमने रघु को नहीं देखा कहीं। अच्छा, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ चला गया? ये सर भी ना किसे ढूंढने को बोल रहे हैं? अपने दोस्त वोस्त के यहाँ गया होगा। नहीं सर, दोस्त के यहाँ तो नहीं गया होगा। रात के 11 बजे तक मैंने भी उसे देखा था, यहीं था, मगर उस सिलेंडर के फटने के बाद वो कहाँ गायब हो गया इसका पता नहीं। अच्छा कोई ना, तुम लोग पीछे की तरफ देखने जाओ, कहीं दारू वारू पी के ना गिर गया हो। पर वो दारू तो पीता ही नहीं था। अच्छा तुम जबान मत लड़ाओ, जाकर देखो। तुम 3 लोग बाहर जाकर देखो और तुम तीनों गार्डन की तरफ जाकर देखो, उसने चिल्लाते हुए कहा। जिसके बाद 3 गार्ड्स घर के पीछे की तरफ देखने के लिए चले गए तो वहीं कुछ गार्ड्स बाहर की तरफ चले गए, पर ऋषि वहीं खड़ा रहा। उन्हें यूं तलाश करते देखकर रघु बोला, इससे पहले कि वो हमारी तरफ बढ़ें, हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। रघु के ये कहते ही वे तीनों जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ने लगे। वे कुछ ही देर में पौधों के पीछे छिपते छिपाते सीवर चैम्बर की सीध में आ गए। वो रहा सीवर चैम्बर, रघु ने इशारा करते हुए कहा। वो सीवर चैम्बर पौधों के पीछे की तरफ था, तो वहीं उससे थोड़ा आगे ही ऋषि सीवर चैम्बर की तरफ पीठ करके खड़ा था। ऋषि को यूं सीवर चैम्बर